नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट बनाने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते क्या है। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा नर्व्स इक्वेशन काम करता है। हाउ डज नर्व्स इक्वेशन वर्क। ठीक है, नर्व्स इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, किस तरह से हमारा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन और हमारा तीसरा क्या था रे? प्रेशर, नहीं, टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन और हाँ, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन आइदर चेंज द टेम्परेचर और द कॉन्सेंट्रेशन। आई थिंक ये दो ही थे। हाँ, प्रेशर, प्रेशर में भी। ठीक है, सो फाइन। इस आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट। किस तरह से कितनी कंडक्टिविटी रहती है हमारे सॉल्यूशन की, ठीक है, उसके बारे में समझना है। तो उससे पहले हमें कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है एक बार छोटा सा बार फिर से ब्रश अप करना है। तुम लोगों को ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मालूम है क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में ये कर दिया था। ठीक है, सो conductance of an electrolytic solution. Before introducing the concept of conductance of electricity through electrolytic solutions, we must revise few terms related to conductance of electricity. Resistance क्या होता है? It is defined as the hindrance provided by conductor in the passage of current. Every substance offers resistance to the flow of electricity to a small extent or to a large extent. ठीक है, जो जो सब्सटेंसेस तुम्हारे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं, और जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, नाउ the electrical resistance R of any object is directly proportional to its length and it is inversely proportional to the area. जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ेगा, जितना तुम्हारा चौड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस तुम्हारा कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका भी कोई हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 10th और क्लास 12th में हम लोगों ने ये फिर से देख लिया है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। नाउ रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। ठीक है, तुम्हारे मटेरियल्स के अंदर जो एटम्स है किस तरह से अरेंज्ड है, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितने बड़े एटम्स हैं, हाउ मच हिंडरेंस डू दे अकर, ये सारी की सारी चीजें जो होती है दे आर पार्ट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। ठीक है, तो मटेरियल अगर हमें रेजिस्टिविटी को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? देयर आर ओनली टू वेज टू चेंज रेजिस्टिविटी। क्या क्या होता है? टेम्परेचर को चेंज कर दो या फिर हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का इस्तेमाल करके रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। नहीं, टेम्परेचर तो बोल दिया उसने। हाँ, मटेरियल को, वो पूरा का पूरा मटेरियल को ही चेंज कर दो तो तुम्हारा रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है तुम्हारा? ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम्स। ठीक है, ओम मीटर बन जाता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट। सो 1 ओम मीटर इज हाउ मेनी ओम सेंटीमीटर्स। क्योंकि हमें जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मीटर्स नहीं सेंटीमीटर, छोटे छोटी छोटी क्वांटिटीज को लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो 1 ओम मीटर बिकम्स 100 ओम सेंटीमीटर। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? मीटर को सेंटीमीटर में करते वक्त क्या हो रहा है? 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 ohm centimeter is equal to 0.01 ohm meters. चलो नेक्स्ट, the IUPAC recommends that the term resistivity over specific resistance. ठीक है, रेजिस्टिविटी के लिए हमारा जो ये जो IUPAC होता है, इट प्रेफर्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, मगर इन दोनों के दोनों नाम्स के कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी पे ज्यादा फोकस डालते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टेंस क्या होता है? एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कितना अच्छा कंडक्टर है, कितने आसानी से कंडक्ट कर पा रहा है, वो उसकी क्या खासियत होती है? वो उसका कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, नाउ द ईज विद व्हिच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इट्स कंडक्टेंस। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग द लेटर कैपिटल जी। हाँ, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर, कंडक्टेंस को कैपिटल जी। ठीक है, इट इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है उसका कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब
रेजिस्टेंस की तरह ही तुम्हारे पास उसका कंडक्टेंस का भी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? कंडक्टिविटी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, यहाँ पे देखो, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, एंड वी नो दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रो L मल्टी अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन रो L, है ना। हमारे पास जो 1 अपॉन रो होता है ना, इसको हम लोग एक टर्म कापा, ठीक है, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्मॉल के होता है, ये क्या होता है तुम्हारा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। नाउ एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है तुम्हारा? एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। ठीक है, उसी तरह से इसका जो तुम्हारा यूनिट क्या होता है? हाँ, एम एच ओ, ओ एच एम का उल्टा, एम एच ओ। ठीक है, नाउ द कंडक्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, नाउ यहां से हमारा सेल के बारे में धीरे 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 लॉजिक बिल्डअप होने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से तुम्हें ये चीज समझना है। अंडरस्टूड? लॉजिक बिल्डअप होते वक्त अगर कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी अ मिलियन टाइम्स। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ द रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ क्या है? सॉरी, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी आ गया, सो इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए। सो जी डॉट एल अपॉन ए हो गया। नाउ यहां पे देखो, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा ए अपॉन एल होता है। ठीक है, सो हमारे पास कापा ए एल अपॉन हो गया। सो कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन ए लिख सकते हैं, है ना। सो बेसिकली हमारा ये जो एल अपॉन ए जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द सेल कांस्टेंट। क्योंकि एक बार तुमने सेल को डिजाइन कर दिया, एक बार तुमने सेल का डिजाइन इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वंस यू इंप्लीमेंट, वंस यू मेक तुम्हारा ये डबल ए बैटरी या ट्रिपल ए बैटरी बना दिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके लेंथ को मैन्युफैक्चर करने के बाद चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो L अपॉन ए होता है तुम्हारा, ये क्या बन जाता है ऑटोमेटिकली तुम्हारा? इट बिकम्स अ कांस्टेंट। सो K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या होता है तुम्हारा? L अपॉन ए। ठीक है, सो it can also be defined as the conductance of a solution of 1 meter length with a cross sectional area of 1 meter square. ठीक है, so conductance of a solution, so what is conductivity? K is equal to G A upon L होता है, so it is the conductance of a solution of 1 meter length having a cross sectional area of क्या? 1 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे K इज इक्वल टू G बन जाएगा। सो मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, नीचे भी 1 है, सो कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू तुम्हारा G का वैल्यू। क्लियर? सो यहाँ पे व्हाट इज कंडक्टिविटी का डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज अ कंडक्टेंस of a material having a length of 1 meter and having a cross sectional area of 1 meter square. ठीक है, now the units of conductivity क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। बेसिकली तुम्हारा जो ओम है, उसका ओम मीटर का उल्टा होना चाहिए, है ना। ओम का उल्टा मो आ गया, MHO। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा ओम मीटर का उल्टा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ द SI यूनिट, in SI unit L is expressed in meters and the cross sectional area is expressed in meter square. The SI unit of conductivity is Simon meter inverse. So क्योंकि 1 upon ohms को हम लोग क्या बोलते हैं?
वी कॉल इट साइमंस। तो साइमन मीटर इनवर्स बन जाता है, या फिर साइमन साइमन पर मीटर, ठीक है। बट क्वाइट ऑफन कापा इज एक्सप्रेस्ड एज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जहां पे 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने बस। इसमें कोई लॉजिक ब्रेक हो रहा है? पक्का? ठीक है। नाउ ये सारे की सारी चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दीज। ये ओके, चलो। Now, the magnitude of conductance depends on the nature of the material. It also depends on the temperature and pressure at which the measurements are made. तो इसके बेसिस पे, इस पूरे के पूरे कंडक्टेंस के लॉजिक पे हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स आ जाते हैं। इन अलग अलग मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इस स्टडी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले एज यूजुअल कंडक्टर्स। सो these substances which have very large conductivity and are known as conductors. For example, metals and their alloys. Certain non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers are also electrically conducting. तो हमारे पास most of the metals और some non-metals हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। Most of the metals and some non-metals. Now मेटालिक कंडक्टर्स क्या होता है तुम्हारे पास? मेटालिक कंडक्टर्स, इन मेटालिक कंडक्टर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम सबको पता है कि मेटल्स के सरफेस में क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे दे आर फ्री टू रोम फ्रॉम वन एटम टू द अदर, दे आर नॉट बाउंड टू द सेम एटम, ठीक है। पूरे के पूरे सरफेस में दे कैन रोम अराउंड, उन्हीं का घरे की तरह वो रोम कर सकते हैं। नाउ यही लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करना है। नो फ्लो मैटर्स, ठीक है। नो फ्लो ऑफ मैटर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखने को मिलता है। दस द मैटर डज नॉट डीकम्पोज, ठीक है। तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जब तुम डालते हो तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है? डिस एसोसिएट होके तुम्हारा सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस में बदल जाता है, तभी तुम्हारा क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट करना शुरू करता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल लैटिस जो है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मेटल इज एबल टू स्टे एज मेटल। जब तुम एक कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रिसिटी को एक इलेक्ट्रिसिटी को तुम्हें ट्रांसफर कराने के लिए, देन डू यू थ्रो द कॉपर वायर अवे? अब अरे यार, अब तो मैंने यूज कर दिया, यूज करने के बाद अब मैं इसको रीयूज थोड़ी कर सकता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है ना। क्या होता है तुम्हारा? यू कैन यूज द सेम कॉपर वायर n नंबर ऑफ टाइम्स, पता नहीं कितनी बार भी तुम उसको यूज कर सकते हो, बट द कॉपर विल नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। कॉपर तुम्हारा डिकम्पोज नहीं हो रहा है, कॉपर तुम्हारा डिकम्पोज नहीं हो रहा है बिकॉज उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, हाँ, एक और चीज, मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर तुम्हारा क्या होता है? योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है तुम्हारा, हाँ, वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने का मतलब, जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव होने का मतलब क्या है? जैसे जैसे तुम मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, क्या होगा? मेटल्स तुम्हारे एक बहुत खराब कंडक्टर की तरह काम करना शुरू करेंगे, उनकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके इंक्रीज होने लग जाती है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर्स, but they become bad conductors or they become poor conductors of electricity when the temperature is high, ठीक है। so thus the matter does not, यहाँ पे देखो, due to the vibration of the kernels the electrical conductivity decreases with the decrease in temperature, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा कंडक्टिविटी with the increase in temperature, the electrical conductance decreases with the decrease in, क्या? Due to the vibration of the kernels the electric conduction decreases. इलेक्ट्रिकल एक सेकंड रुको।
कंडक्शन लिखा है ना इन्होंने, तो बेसिकली देखो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाते वक्त। व्हाट इज हैपनिंग? टेम्परेचर बढ़ाते वक्त तुम्हारा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना? अरे मगर तभी भी क्या बोलते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, electrolytic conductors. In electrolytic conductors, the flow of electricity takes place due to the flow of charges, not electrons. एक्चुअल तुम्हारे जो आयंस होते हैं वो एक से दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। कैटायंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स द एनोड, इसलिए उनका नाम ऐसे दिया गया है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों तुम्हारा इंक्रीज इन टेम्परेचर में तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्शन इंक्रीज होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिसोसिएशन। जितना ज्यादा तुम उसको क्या बोलते हैं हीट दोगे इन द फॉर्म ऑफ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो क्या होगा, तुम्हारा धीरे धीरे करके जो तुम्हारे जो कंपाउंड्स थे तुम्हारे उस सोल्यूशन के अंदर जो डिसोसिएट नहीं हुए थे वो भी तुम्हारे डिसोसिएट हो जाते हैं। और तो और ये जो टेम्परेचर है उन लोगों को क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है टू मूव इवन फास्टर। तो जिसके कारण क्या होता है तुम्हारा जो बिकॉज ऑफ योर टेम्परेचर यू आर एबल टू इंक्रीज द कंडक्टेंस। तुम्हारा जो कंडक्टेंस है इंक्रीज हो रहा है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन डिसएसोसिएशन। ठीक है, नाउ इंसुलेटर्स क्या होते हैं? The substances which have very low conductivity are known as insulators. For example, glass, ceramics, etc. इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है, कंडक्टेंस भी तुम्हारा बहुत ज्यादा लो होता है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच हैव कंडक्शन, जो कंडक्टेंस है वो तुम्हारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हो। इट इज नॉट एज हाई एज मेटल्स बट इट इज ऑल्सो नॉट लो एज नॉन मेटल्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल तुम्हारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे गैलियम और आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे के सारे जितने भी है तुम्हारे क्या है, दे आर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? These substances which have zero resistivity or infinite conductance are known as superconductors. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड देयर alloys at very low temperature about 0 to 15 केल्विन, इतना टेम्परेचर तुम जीरो ले, इतना टेम्परेचर कम कर दिया तुमने। अब उस जो मेटल है उसके जो एटम्स है उसके जो कर्नल्स है वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, दे आर लिटरली फ्रोजन इन स्पेस, दे आर नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल। अगर वो वाइब्रेट नहीं किए तो क्या होगा, पैसेज इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारा बहुत ज्यादा जो कोलाइड कर रहे थे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स थ्रू द मेटल्स मैट्रिक्स, क्या हो रहा होता है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है धीरे 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 करके वो अलग अलग एटम्स के साथ टकरा के जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, उसका जो ओवरऑल स्पीड है कम हो जा रहा है। मगर अगर ये वाइब्रेशन ही कम हो गया तो ये जो कोलिजन्स होते हैं विल दे डिक्रीज और इंक्रीज? अगर वाइब्रेशन कम हो गया तो डिक्रीज करेंगे तुम्हारे, है ना? इफ दे आर डिक्रीजिंग, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक सेकंड रुको, तुम एक मॉल के अंदर गए, ठीक है? मॉल में पहले क्या हो रहा था, सभी के सभी जितने भी लोग थे दे वर फ्रोजन इन टाइम। ठीक है, जब तुम उस मॉल के अंदर जाओगे और मॉल के थ्रू जाने की कोशिश करोगे तो क्या तुम टकराओगे ज्यादा कि कम? कम। मगर यही चीज देखो, अब बहुत ज्यादा तुम्हारा फुट ट्रैफिक हो गया, नई मूवी रिलीज होने वाली है, हाँ वहां पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं भीड़ है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें मूवी देखने जाना, ऐसे यहाँ पे एंट्रेंस में से अरे मैं अंदर कैसे जाऊंगा बोले खड़े रहोगे या फिर मूवी मिस कर दोगे? अंदर जाओगे ना, यू विल गो इनसाइड। तुम्हें लोग टकराते रहेंगे एवरी सिंगल टाइम, तुम्हें टकराते 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 टकराते, जब तक तुम अपने मूवी थिएटर तक पहुंचते नहीं हो तब तक तुम टकराते रहोगे, हाँ कि ना? तो यही चीज तो यहाँ पे हो रहा है। जब तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो तुम्हारे जो एटम्स होते हैं, द कर्नल्स इनसाइड द मेटल, दे स्टॉप वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना कम कर देते हैं बहुत ज्यादा, जिसके कारण क्या होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथवे है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, और क्लियर होने के कारण उनकी जो कंडक्टिविटी है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बन जाती है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। समझ में आ गया? द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस ऑलमोस्ट टू जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? Nowadays, a number of ceramic materials are mixed, and mixed oxides show superconductivity at a temperature as high as 150 Kelvin, but it is still pretty low. 150 Kelvin मतलब कितना होता है पता है?
इट इज ऑलमोस्ट 120 डिग्रीज बिलो जीरो। 120 डिग्रीज बिलो जीरो अगर मेंटेन करके रखना है, यू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ तुम्हारा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इट विल रिक्वायर अ मैसिव रेफ्रिजरेशन यूनिट, ठीक है। और यहाँ ये यूज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स एंड ऑल, वहां पे यू रिक्वायर वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है, देयर दे आर्टिफिशियली डिक्रीज द टेम्परेचर टू दीस लेवल्स, करते हैं वो लोग, दे डू दैट। इसलिए तो बहुत ज्यादा पैसा कंज्यूम हो रहा होता है। व्हाई कांट वी स्टिल हैव क्वांटम कंप्यूटिंग चिप इन द एवरीडे लैपटॉप, क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा कंडक्ट, सबसे पहली बात बहुत बड़ा होता है तुम्हारा, उसको तुम फिट नहीं कर सकते। बट लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसे ही हमारा रिसर्च आगे बढ़ता रहा, वी विल फाइंड कंडक्टर्स which act as superconductors at like 25 डिग्री सेल्सियस also. हु नोस, हु क्या बोलते हैं, आ सकता है, ठीक है। पहले तो लोगों को लगता था कि सिर्फ 0 टू 15 केल्विन में ही हो सकता है, मगर इस 0 टू 15 केल्विन को 150 केल्विन तक लेके चले गए ना। अब हु नोस, अभी क्या बोलते हैं, शायद उन्होंने 200 केल्विन तक लेके गए होंगे, दैट इज ओनली -73 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। Research is still going on. People who will discover this, people who will discover the superconductor, सबसे पहले they will become very very rich, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। Now इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस through a metal is due to the movement of electrons and termed as electronic or metallic conductance. It depends on the nature and the structure of the metal, किस तरह से तुम्हारा metal arranged है। 11th क्लास में तुम्हारे पास एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट्स करके, सॉलिड स्टेट्स तुम्हारा एनसीआर वो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उससे हट चुका है। मगर जब हम लोगों को सिखाया जाता था तो हम लोगों को बताया जाता था कि अलग अलग मेटल्स के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हारा बॉडी सेंट्रिक डिजाइन, फेस सेंट्रिक डिजाइन, ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों के लिए नहीं है, मगर जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे होते हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड टेम्परेचर, इट डिपेंड्स, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। यूजुअली क्या होता है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि मेटालिक कंडक्टेंस है तुम्हारे पास, है ना। मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते वक्त रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। नाउ प्योर वाटर has very low conductivity, but when an electrolytes are dissolved in it, electrolyte जैसे salt हो गया, है ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारा, ऑल ऑफ दीज आर योर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है? बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस, दे डिसोसिएट देमसेल्व्स इनटू आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। हाँ, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नाउ pure water has low conductivity, but when electrolytes are dissolved in water, they flourish their own ions. समझ में आ गया? NaCl को पानी में डालने पर वो अपने खुद के आयंस फ्लरिश कर रहा है, Na प्लस और Cl माइनस आयंस फ्लरिश कर रहा है, hence its conductivity increases, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी जो है तुम्हारी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जा रही है। नाउ यहाँ पे आता है तुम्हारा पहला 3 नंबर का क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, 3 मार्कर। यहाँ पे अपने नोट्स में लिखना है, लिख लो, बुक के साइड में लिखना है, लिख लो, सबसे पहला 3 मार्कर आने वाला है तुम्हारा यहाँ, ठीक है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक कंडक्टेंस। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या फिर तुम्हारा आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। जब तुम्हारे एक सॉल्वेंट, एक नॉन कंडक्टिंग सॉल्वेंट, पानी इज अ वेरी वेरी पुअर कंडक्टर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर का में अगर में तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर थोड़ी कोई इम्प्यूरिटीज है तो उसके कारण शायद कंडक्शन हो, वरना यूजुअली कंडक्शन नहीं होता है। मगर उस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर थोड़ा नमक मिला दो तो वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, आसानी से वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज क्या है, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स higher have higher electrical conductance because they have a large tendency to ionize. However, weak electrolytes have low electrical conductivity because of their low degree of ionization. अब इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश। हाँ, हम लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम that there is something known as
वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, वीक सॉल्ट्स, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। जहाँ पे क्या होता है, HCl जो होता है वो क्या है, इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है वो? बिकॉज इट, जैसे ही तुम उसे पानी में मिला देते हो, इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली गेट्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, वेयर तुम्हारा CH3COOH, दैट इज तुम्हारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6% अपने आप को डिसोसिएट करता है, वेयर 94% जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ CH3COH के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो थोड़े लोगों के पास बहुत ज्यादा आयनाइजेशन या फिर बहुत ज्यादा डिसोसिएशन ये होता है, थोड़े लोगों के पास कम होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल देम एज क्या, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स, सॉरी, या फिर लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले या फिर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। जस्ट लाइक मनी, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही तुम खर्च कर पाओगे। ठीक है, जितना पैसा होगा उतना ही खर्च कर पाओगे। अगर तुम्हारा पैसा का जो रिजर्व है खत्म हो गया, देन खर्च कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो greater the number of ions produced in the solution, greater will be its conductivity, size of ions and their solvation. ठीक है, smaller the ions of the ionic electrolyte, more will be their solvation, and hence larger will be the electrical conductivity. जितने छोटे छोटे तुम्हारे आयंस होंगे उतने आसानी से वो क्या कर पाएंगे, तुम्हारे पानी के अंदर मिलजुल पाएंगे। ठीक है, if you have ions that have comparable sizes to that of water molecules, they will easily be able to dissociate and basically dissolve themselves into the solution. बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगा, मुश्किल होने लगेगा। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, फ्लो। तुम्हारा इवन हम लोगों ने लास्ट 11th क्लास में भी सीखा है ये टॉपिक, जहाँ पे तुम्हारा जो पार्टिकल्स जो है तुम्हारे सोल्यूशन के अंदर जब थ्रू जब जाते हैं तो व्हाट हैपेंस, उनका जो क्या बोलते हैं, जो फ्लो रेट होता है, विस्कोसिटी, जो मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो शहद होता है, शहद को फ्लो करते हुए देखा है कितना धीरे फ्लो करता है, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। पानी की विस्कोसिटी कम होती है तुम्हारी। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। In polar solvents, the electrolyte will ionize more as compared to non-polar solvents. मतलब क्या है, तुमने नमक लिया, नमक को तुम क्या कर रहे हो, पानी में मिला रहे हो। पानी क्या एक पोलर सॉल्वेंट है? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, राइट। उसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होता है और दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तुम्हारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिसके कारण एक पार्शियल डाइपोल क्रिएट होता है इनसाइड द होल वाटर मॉलिक्यूल, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। हाँ कि ना? हाँ, अब यही लॉजिक को थोड़ा सेपरेट करके डालो। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इज व्हाट, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, है ना। आयन से बना हुआ है, तुम्हारा एक कैटायन और एक एनायन से बना हुआ है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व कर पाते हैं। अगर तुम्हारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मगर अगर तुम्हारे पास इसी के अलावा तुम्हारे पास बेंजीन है, बेंजीन विच इज अ नॉन पोलर सॉल्यूशन, उसके अंदर अगर तुम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने के लिए जाओगे तो शायद थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो जाए, मगर यूजुअली क्या होता है, लार्ज चंक ऑफ इट विल नॉट गेट डिसोसिएटेड। तो इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, क्या तुम्हारा सॉल्वेंट पोलर है कि नहीं, क्या तुम्हारा सॉल्वेंट जो इलेक्ट्रोलाइट तुम डालने वाले हो उसको ढंग से आयनाइज कर पाएगा कि नहीं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और विस्कोसिटी क्यों, विस्कोसिटी से ये पता चलता है कि अगर तुम्हारा जो आयन है, तुम्हारा जो आयनिक कंपाउंड है वो अगर अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो भी जाता है तो क्या वो उतनी ही तेजी से उसके अंदर ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, तुम क्या बोलते हैं, जुड़ अलग तो हो गए, मगर तुम्हें ट्रैवल करने के लिए बाधा आ रही है तो क्या होगा, तुम बहुत धीरे धीरे कंडक्टिविटी करोगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी बिकम अ रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंडक्टिविटी। However, lower the viscosity of the solution, higher will be the ionic moment. जितना कम तुम्हें क्या बोलते हैं मुश्किल होगी एक सोल्यूशन के अंदर ट्रैवल करने के लिए, उतना तेजी से तुम भागोगे। द हायर द विस्कोसिटी लोअर द कंडक्टिविटी, लोअर द विस्कोसिटी हायर द कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वेरी वेरी इजी। अगर तुमने एक ग्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच नमक डाला है,
तो तुम्हारे पास आधा अमाउंट ऑफ और कैटायंस और एनायंस ही प्रोड्यूस होंगे। हाँ, और तुम्हारे पास हमें पता है जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, जो फ्री चार्ज होगा, फ्री चार्ज क्या होता है, द चार्ज दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा, अगर जितना ज्यादा आयनिक आयंस तुम्हारे प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होगा। ठीक है, अगर तुमने कम डाल के रखा है, सिर्फ आधा स्पून डाल के रखा है, तो तुम्हारा कम कंडक्टेंस होगा। 2 स्पून डाल दो तो दो 4 गुना जितना तुम्हारे आयंस प्रोड्यूस होंगे। हाँ, आधे में जितना डाला था उससे 4 गुना जितना और आयंस प्रोड्यूस होंगे ना तुम्हारे, है ना, यू विल गेट मोर आयंस। एक्चुअली देखा जाए तो 8 गुना जितना। भाई 4 गुना तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुमने सिर्फ सॉल्ट डाला है और हर एक सॉल्ट मॉलिक्यूल तुम्हारे 2 अलग-अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, अ कैटायन एज वेल एज एन अनायन। तो तुम्हारा 8 गुना क्या हो गया, 8 गुना बेसिकली तुम्हारा कंडक्शन बढ़ गया। सो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, उतनी ज्यादा तुम्हारी कंडक्शन होगी। With the decrease in the concentration of an electrolytic solution, the ionization of weak electrolytes increases and thus the electrical conductivity increases. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने they haven't talked about तुम्हारा strong electrolytes। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था सॉल्ट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। मगर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है तुम्हारा, हाँ पता, क्या, बहुत ज्यादा वाटर। सो देखो अमोक, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें से ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया ये बात। तुम्हारे पास क्या होता है, जो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है CH3COOH, ठीक है, तो वो क्या करता है यूजुअली, इट डिसोसिएट्स ओनली 6%। ठीक है, हाँ, अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ पानी में सिर्फ और सिर्फ 6% ही तुम्हारा क्या करेगा, वो डिसएसोसिएट करेगा। अब देखो, अगर तुम्हारा पानी का मात्रा बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, वो तुम्हारा जो 6% है धीरे धीरे वो भी इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा पानी डालोगे उतना ज्यादा तुम्हारा जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट करता जाएगा। एक तरह से ये समझ लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारे बहुत सारे शर्मीले होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर उनके पास ज्यादा स्पेस ना हो तो वो एक दूसरे का हाथ छोड़ते नहीं है। ठीक है, मगर अगर उनको तुम एक बहुत ज्यादा स्पेस दे दो, बहुत ज्यादा एरिया दे दो, तो वो क्या करेंगे, वो सभी के सभी अपना हाथ छोड़ के फ्रीली घूमना शुरू करेंगे। अदरवाइज कम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी शाय, दे विल नॉट डिसएसोसिएट देमसेल्फ। तुम्हारा एसिटेट और हाइड्रोजन आयन के बीच में क्या होगा, बेसिकली जो बॉन्ड है वो बना रहेगा। ज्यादा पानी दोगे तो हाइड्रोजन और एसिटेट आयन जो है दे विल फील कंफर्टेबल टू बेसिकली एक तरह से सेपरेट होने के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब तुम्हारे पास क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर तुम्हारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, जितना ज्यादा तुम पानी डालते जाओगे, जितना ज्यादा तुम वो सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, उतने ज्यादा तुम्हारे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है कॉन्फिडेंट होते होते क्या करेंगे, अपना हाथ छोड़ देंगे। वो अपने कैटायंस और एनायंस को बनाते बनाते खुश रहेंगे। ठीक है, सो ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दिस इज क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल। ओके, ये समझ में आया क्या, कॉन्सेंट्रेशन, अगर तुम्हारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तभी क्या होगा, तुम्हारा डाइल्यूशन करते वक्त, कॉन्सेंट्रेशन को कम करते वक्त क्या होगा, तुम्हारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। समझ में आ गया। नाउ टेम्परेचर, on increasing the temperature there is an increase in the ionization as the movement of ions also increases, consequently the electrical conductivity of a solution also increases। हम सबको पता है जैसे ही हम लोग हीट देते हैं क्या होता है, हाँ, हीट देते वक्त तुम्हारा जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज्यादा मूव करने लगता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना। हीट बेसिकली गिव्स राइज टू एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा उतने ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, आयंस एक दूसरे की कैथोड और एनोड की तरफ भागना शुरू करेंगे। हाँ कि ना, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। इसके कारण क्या होगा, दे विल बेसिकली स्टार्ट टू कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो तेज भाग रहे हैं। क्यों तेज भाग रहे हैं? बिकॉज उनका जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज हो रहा है। क्यों काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर? सुपर कंडक्टर्स के अंदर उल्टा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या इसकी बात कर रहे हैं? एक सॉलिड की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सोल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे हम लोग एक सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो एक सॉलिड एटम क्या करेगा? सॉलिड एटम वो हिल नहीं सकता, तो जो ये पूरी की पूरी गर्माहट को क्या करने की कोशिश करेगा? ऐसे 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 करके ना अपने आप को वाइब्रेट करता रहेगा बस। ठीक है, उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। और ये वाइब्रेशन क्या करता है? ये वाइब्रेशन हिंड्रेंस क्रिएट करना शुरू करता है। दिस वाइब्रेशन स्टार्ट्स टू क्रिएट हिंड्रेंस। समझ में आ गया ये बात? इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ measurements of the conductivity of ionic solution. Okay. The unknown resistance of conductor can be measured easily using a Wheatstone bridge. Wheatstone bridge हम लोगों ने अभी भी किया है ना? क्लास ये क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो था, है ना? हाँ, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S वाला। ठीक है, दैट इज अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग कंडक्टर्स है जिनके बीच में सॉरी चार अलग अलग रेजिस्टर्स है जहां पे दो के दो पेयर्स जो है एक दूसरे के रेशियो के बराबर आ जाते हैं, देयरफॉर क्या होता है? बीच में से कोई करंट जाता नहीं है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी मेजर्ड easily using a Wheatstone bridge. However, the resistance of an ionic solution from which we calculate the conductance will be difficult to measure. ठीक है? हाँ, however the resistance of an ionic solution from which we calculate its conductance will be difficult to measure करना मुश्किल हो जाता है। In order to measure resistance of an electrolytic solution, Wheatstone bridge is used. ठीक है? In this method, we generally encounter two major problems. Firstly, passing direct current changes the composition of the solution. क्या? What? क्या? What does it mean? तुम्हारे पास क्या हो रहा है? सोडियम क्लोराइड है तुम्हारे पास, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है तुम्हारे पास, उसके थ्रू जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगते हो क्या होता है पता है? हाँ, इफ यू पास डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एक बैटरी को लगा दिया तुम्हारे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, तो क्या होगा? एनोड के अंदर तुम्हारे अनायंस घुस जाएंगे, और अनायंस जैसे तुम्हारा क्लोरीन जो क्लोरीन है तुम्हारा, वो क्या करेगा? तुम्हारा वहां पे चले जाएगा, और तुम्हारे एनोड के थ्रू क्या बाहर निकलेगा? व्हाट विल गेट बैक फ्रॉम द एनोड? तुम्हारा जो Cl माइनस आयंस है, कद्दू की तरह बैठे मत रहो, ठीक है? कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा? Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयंस कम हो रहा है। अगर तुम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? ओवरऑल जो तुम्हारा जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो है, हाँ, क्लोरीन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन तुम्हारा दूसरी तरफ भागेगा। हाइड्रोजन तो जो है तुम्हारा क्या कैथोड की तरफ भागेगा, और वहां से जाके हाइड्रोजन आयंस निकालेगा बाहर। इसके कारण क्या बचेगा? तुम्हारा जो सोल्यूशन के अंदर सिर्फ सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयंस बचेंगे। पानी भी रहेगा मगर सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयंस बचेंगे, तो तुम्हारा सॉल्ट सोल्यूशन क्या बन गया? एक अल्कली बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तुमने जो इलेक्ट्रोलाइट शुरू किया था, द इलेक्ट्रोलाइट विद व्हिच यू स्टार्टेड इज नो लॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट एनीमोर। हाँ कि ना? सो डीसी करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज डीसी करंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द एसी करंट। सेकेंडली, अ सोल्यूशन कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रिज। एक सोल्यूशन को हम लोग क्या नहीं कर सकते? ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करने के लिए डीसी से कहां पे जाना पड़ेगा? एसी पे जाना पड़ेगा। एसी तुमने थोड़े 10th क्लास में शुरुआत में सीखा था। व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग करंट? जिसकी पोलैरिटी क्या होती है? कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर वन तुम्हारा जो डीसी जो होता है लिटरली स्ट्रेट फ्लो करता है। एसी क्या करता है तुम्हारा? ऐसा फ्लो करता है। थोड़ा बहुत तुम लोगों ने 10th क्लास में सीखा है, याद करने की कोशिश करो इसको। तो क्या होता है? तुम्हारे पास जो दो इलेक्ट्रोड्स है, तुम्हारे जो सोल्यूशन के अंदर डिप्ट दो इलेक्ट्रोड्स है, फॉर वन हाफ साइकिल ये कैथोड और ये एनोड बन जाएगा, फॉर द अदर हाफ साइकिल ये कैथोड और ये एनोड बन जाएगा। और जैसे जैसे क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, कैथोड और एनोड के बीच में कॉन्स्टेंटली एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग अ शिफ्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है? हाँ, आयंस कभी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पा रहे। हाँ, आयंस अगर कॉन्सेंट्रेट होंगे तो ही तो क्या होगा? तुम्हारा क्लोरीन बाहर निकलने की कोशिश करेगा।
क्लोरीन यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा ये क्या हो चुका होगा, 5 बार कैथोड एनोड बदल चुका होगा ये। ठीक है, सो इसके कारण क्या होता है, एसी का इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, तुम्हारा जो आयंस का जो लॉस है, ये गैसेस के फॉर्म में जो रिलीज हो रहे हैं, आयंस का जो लॉस है तुम्हारा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जितना ज्यादा तुम्हारे पास सोडियम और क्लोरीन आयंस थे इन द बिगिनिंग, जब तुमने पहली बार सॉल्ट को डाला था और पानी के अंदर तुमने मिलाया था, उतना ही तुम्हारे आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर द फैक्ट भी बच रहा है। ठीक है, नाउ the first difficulty is resolved by using an alternative current, and the second problem is resolved by using a specially designed vessel called the conductivity cell, which has two platinum electrodes coated with platinum black as shown in figure. So हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली एक तरह से इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को, क्योंकि पानी को तुम क्या कर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पानी को तुम डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोड डाल के उसे कंडक्टर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें अगर उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो यू हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड अ कंडक्टिविटी सेल। एक तरह से एक अपैरेटस है जिसके अंदर हम लोग हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भरने के बाद वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो दो जो प्रॉब्लम्स थे हमारे, दैट इज डीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ डायरेक्टली सॉल्यूशन को ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों के दोनों हमारे ठीक हो जा रहे हैं by using an AC current and an conductivity cell। ठीक है, एसी करंट का और कंडक्टिविटी सेल का साइड बाय साइड इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कंडक्टिविटी सेल जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है ही क्यों, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, चलो समझे। नाउ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स, ये जो तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, हाँ, दीज आर बोथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स इज ए एंड देयर सेपरेशन बाय अ डिस्टेंस ऑफ एल। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है तुम्हारे, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल। ये समझ में आ गया, दिस इज द टैंक, ये एक टैंक है, ये दो अलग अलग तरह के ही सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड ऐसा है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड ऐसा है, और इस टैंक के अंदर तुमने क्या भर रखा है, योर डिजायर्ड इलेक्ट्रोड को तुमने भर रखा है। इसमें किसी को डाउट है नहीं, तो बेसिकली तुमने एक लिक्विड को क्या कर दिया, एक सॉलिड की तरह बना दिया, यू मेड इट इनटू अ सॉलिड apparatus बाय यूजिंग दिस apparatus। समझ में आ गया। नाउ देखो, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, इस इलेक्ट्रोड से लेके इस इलेक्ट्रोड के लेंथ का जो हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है हमारा एल। और ये जो एरिया हमारा दिख रहा है, ये बेसिकली अगर ये जो टंकी है तुम्हारी, अगर एक सिलेंडर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सिलेंडर, स्क्वायर होता है क्या, नहीं सर्कल ही तो होता है ना, सर्कल ही होगा तुम्हारा, दैट सर्कल बिकम्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया। thus the resistance of the column containing the electrolytic solution between the electrodes is given as क्या, the resistance सबसे पहले ढूंढना है, resistance is equal to what, resistance equal to rho L upon A, और rho की वैल्यू क्या होती है 1 upon K। see basically what is the job of a Wheatstone bridge, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालना। अब अननोन रेजिस्टेंस का क्या ठेंगा निकाल के रखो क्या, नहीं ना, अननोन रेजिस्टेंस को तुम्हें किसी भी हालत में क्या करना है, कंडक्टिविटी में बदलना है, बिकॉज योर ओरिजिनल एम इज टू डू व्हाट, योर ओरिजिनल एम इज टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एम आई राइट। चलो देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है, रार इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है तुम्हारे पास। ठीक है, सो रो की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी की जगह 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख सकते हैं क्या। तनिष्क अगर फॉलो नहीं कर रहे तो नो बोलो, या फिर जब मैं पूछ रहा हूं तुमसे तो यस बोलो, ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी शक्ल देखे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाउ 1 upon k multiplied by L upon A, the quantity L upon A is called a cell constant। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा सेल कांस्टेंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर G स्टार। G क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा L अपॉन A है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेल कांस्टेंट। नाउ G स्टार जो है हमारा क्या है,
cell constant, exactly. The cell constant will be given as G star is the G star तो जो है तुम्हारा L upon A के बराबर हो जाएगा. So can I write my G star is equal to R multiplied by K लिख सकता हूं. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. What is happening here? We know that R is equal to rho L upon A is equal to 1 upon तुम्हारा kappa L upon A. तो L upon A क्या हो गया तुम्हारा G star. So R is equal to 1 upon kappa G star. Therefore तुम्हारा kappa की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी G star की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी kappa. ठीक है. सो यहां पे ये लॉजिक समझ में आ गया कैसे आया. हाँ, ये जो है ये सेल कांस्टेंट है, ये जो है तुम्हारा इट इज अ सेल कांस्टेंट. दोनों के दोनों, दीज आर टू डिफरेंट मटेरियल्स, दो अलग अलग शेप के. तुम्हारे पास जो बैटरी है वो सिर्फ एक ही शेप की आती है क्या? तुम्हारे पास बटन सेल्स आते हैं, तुम्हारे पास डबल ए आता है, ट्रिपल ए आता है, अलग अलग तरह के तुम्हारे सेल्स की शेप होते हैं. यहाँ पे उन्होंने दो अलग अलग तरह के एपरेटस दिखाए हैं तुम्हें, बस डिजाइन अलग अलग करके दिखाए हैं. मैंने दिखा ना, ये रहा देखो, ये एरिया है तुम्हारा, ये जो लेंथ है ये एल है, ये जो वर्टिकल ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज, ये देखो तुम्हारे पास दिस थिंग, ये ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. दिस होल थिंग इज द लेंथ एल. दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में शेप डज नॉट शुड नॉट मैटर. अगर तुम कल एक क्यूबिक, इफ यू ट्राई टू मेक अ क्यूबिक इलेक्ट्रोड तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अरे मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है बोल के, हाँ यू शुड नॉट गिव अप. बस लॉजिक को समझने की कोशिश करो. तुम्हारा जो सेल है, सेल के दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो लेंथ है वो एल है बस. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसके बराबर हो जाएगा ऐसे करके. ठीक है. सो अभी के लिए फॉर द टाइम भी जस्ट ट्रस्ट मी यहाँ पे. तो यही इसी कंडक्टर को देख लेते हैं हम लोग, इसको भूल जाओ, इसी कंडक्टर को देखो. ठीक है. दो अलग अलग तरह के शेप्स बना के दिया है तुम्हें बस. ठीक है. लेट्स मूव ऑन. सो इज इट क्लियर? हाँ, यहां पे यही डाउट था तुम्हारा. सो जी स्टार की वैल्यू क्या हो जा रही है तुम्हारा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी. जी स्टार इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी. बहुत सारे छोटे 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 तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मूलास आ जाते हैं. ठीक है. सो प्लीज यू हैव टू रिमेंबर देम ऑल, डिराइव करते रहो, यू हैव टू कीप ऑन डिराइविंग इट. समझ में आ गया? नाउ द मेजरमेंट ऑफ द सेल कांस्टेंट L upon A. ठीक है. Now for measuring the cell constant, the resistance of the cell is measured with KCl solution whose conductivity at different temperatures and concentrations is already known. तो तुम्हारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. तो सबसे पहले देखो क्या ये समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है. तुम्हें तुम्हारा अपैरेटस पहले बनाना है. यू वांट टू क्रिएट योर अपैरेटस. ठीक है. हर एक अपैरेटस जो होगा तुम्हारा, उसकी थोड़ी बहुत इंटरनल चेंजेस होंगी. ठीक है. तुमने एक अपैरेटस बना दिया, अब इस अपैरेटस का तुम्हें क्या करना है, इसका सेल कांस्टेंट निकाल के रखना है. इसकी L अपॉन ए, दैट इज लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू जो है कितनी होगी, सबसे पहले वो जानना है तुम. ठीक है. उसका जानने के बाद ही तुम क्या कर सकते हो, अलग अलग अपना अपैरेटस यूज करने के लिए, अलग अलग सोल्यूशंस के लिए यूज करने के लिए क्या करोगे, यू विल डू दैट. थोड़ा और आसानी से समझाता हूं. इफ यू वांट टू मेजर लेंथ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ बना मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे बाप रे बाप, लेंथ मेजर करने के लिए क्या करना होता है बुद्धू, स्केल बनाना होता है. स्केल कैसे बनाओगे, तुम्हें पता है क्या लेंथ कितना है करके, हाँ तुम्हें क्या पता कि क्या बोलते हैं, इतना बड़ा स्केल बनाओगे, कितना बड़ा स्केल बनाओगे, किसको 1 मीटर दोगे तुम, अपने स्केल को बनाने के लिए क्या करोगे तुम, हाँ एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को लोगे जिसको तुम्हें पता है कि ये 1 मीटर का है. ठीक है. तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चीज जो है 1 मीटर की है, उसके हिसाब से क्या करोगे तुम, यू विल ट्राई टू मेक द स्केल. है ना. अब इस स्केल का इस्तेमाल करके, तुम्हारे हाथ में जो स्केल है उसका इस्तेमाल करके तुम क्या कर सकते हो, बाकी अलग अलग चीजों को मेजर कर सकते हो. जब भी तुम यहाँ पे जाओगे, मंडी में जाओगे, मंडी मार्केट गए हो कभी,
हाँ, मंडे मार्केट जो लगता है यहाँ पे मंडी में, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग क्या करते हैं, जिनके पास स्टैंडर्ड वेट्स नहीं होते हैं, वो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। सोचा है क्यों कि उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने ये पत्थर का जो स्केल है, ये कैसे बनाया? उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 1 केजी लिया और देखा कि कौन सा पत्थर है जो 1 केजी के बराबर है, ठीक है? और जो पत्थर उनके पास था उसको उन्होंने क्या बोला, 1 केजी का पत्थर। देख लेना वहां पे थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे जो वेंडर्स होते हैं वो करते हैं ये। यही लॉजिक हम लोगों को लगाना है। सबसे पहले हमारा जो इक्विपमेंट है, द इक्विपमेंट दैट वी हैव, उसका L अपॉन ए रेशियो निकालना है। उसका अगर हम लोग L अपॉन ए रेशियो निकालेंगे, तभी क्या होगा, तभी हम लोग बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर कर पाएंगे। और इस L अपॉन ए रेशियो निकालने के लिए हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी कंडक्टिविटी हमें मालूम है। हमें हमारा नया स्केल बनाने के लिए एक पुराने स्केल की जरूरत थी जिसमें सभी के सभी मेजरमेंट्स लिखे हुए थे, हाँ कि ना? तो उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें हमारे L अपॉन ए की वैल्यू ढूंढने के लिए, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें एक ऐसे सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी कंडक्टिविटी हमें मालूम है फॉर ऑल टेम्परेचर्स। और वो हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड है हमारा वो रेफरेंस स्केल। उस पोटेशियम क्लोराइड के रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्विपमेंट है उसका के L अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, जी स्टार की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो ये मैं इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा इक्विपमेंट का L अपॉन ए वैल्यू निकाल के दूसरे सोल्यूशन का तुम्हें कंडक्टिविटी निकालने पूछा जा सकता है, ठीक है? तो करके नहीं रहना है, लॉजिक बहुत सिंपल है ये। हाँ, दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। समझ, यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? हाँ तनिष्क, अमोघ, गुड, ऑल गुड। चलो, नाउ then the resistivity of an electrolyte can be measured by using the cell that is based on the Wheatstone bridge principles, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, सेल कांस्टेंट निकाल चुका है, ठीक है? हाँ, हम लोगों ने सेल कांस्टेंट निकाल दिया। अब एक काम करते हैं, किस तरह से इसको हम लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे लगाएं, हाउ आर वी सपोज टू पुट इट, ठीक है? हाँ, क्योंकि इट्स नॉट अ टिपिकल रेजिस्टर, इट इज एन मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको जो लगाने का तरीका होता है वो समझना पड़ेगा। ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में है, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल। कोई भी क्लास का प्रैक्टिकल मिस मत करो, दे आर ऑल इंटरेस्टिंग, ठीक है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जल्दी से जल्दी मेरे क्लास में सारे के सारे सिलेबस को समझ लो और क्लास में जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है उसको ढंग से देखने की कोशिश करो। बोर्ड्स में 30 नंबर के आते हैं प्रैक्टिकल्स, समझ में आ गया? फ्री के हैं 30 नंबर तुम्हारे। नाउ in the given figure, R2 is the resistance of the electrolyte to be measured. R3 and R4 are the known resistance. R1 is the variable resistance which is adjusted until no current passes through the circuit. O is the source AC power called the oscillator. तो हम लोगों ने एक AC सोर्स का इस्तेमाल करके रखा हुआ है। कुछ चीजें याद आ रही है जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, दो रेजिस्टर्स थे जिनकी वैल्यू पता थी, एक रियोस्टैट था जिसका रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर पाते थे, और एक होता था हमारा अननोन रेजिस्टेंस। और अननोन रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, उस वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज करते थे जब तक बीच में से कोई करंट फ्लो ना हो। जैसे ही बीच में से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण ये वाला जो कंडीशन है P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एक्सेप्टेबल, ठीक है? और इसके कारण तुम क्या करोगे, S होता है तुम्हारा क्या, S होता है तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस, P और Q तुम्हारे नोन रेजिस्टेंस होते हैं, R तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, S तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, under the no current condition, minimum or no sound can be heard from the earphones, ठीक है? हाँ, डिटेक्टर, ऑसिलेटर है तुम्हारे पास, यू डोंट हैव अ वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर तो जीरो ही दिखाएगा, वोल्ट मीटर तुम्हारा तो डीसी के लिए होता है। तो तुम क्या करते हो, एक ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हो टू मेजर द साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो आगे देखते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट है इसको देखने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हेन नो करंट पासेस थ्रू R1 अपॉन R2, ये है तुम्हारा कंडक्टिविटी सेल, ये है तुम्हारा क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस। R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4,
ये है तुम्हारा डिटेक्टर। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें इस डिटेक्टर की जगह क्या इमेजिन करो, एक छोटा सा स्पीकर इमेजिन करो। कभी तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्पीकर खरीदा है? हाँ, स्पीकर जैसे ही तुम अपने क्या बोलते हैं सेल के अक्रॉस डालते हो तो क्या सुनाई देता है? हम्म हम्म बीप बीप कोई आवाज नहीं आती रे। तुम्हारा वो जो भी है, जो उसकी हाईएस्ट वॉल्यूम है, कै करके, वो तुम्हारा कोई बीप बीप नहीं होता। इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस जस्ट सम बेसिक साउंड। ठीक है। हाँ। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी सेल है तुम्हारा, ठीक है, ये इसको तुम जब तक तुम उसको वेरी करते रहोगे, तब तक तुम्हारा ये पूरा का पूरा ये जो बीच का जो स्पीकर है, ये जो डिटेक्टर है, इसमें से आवाज आना बंद हो जाती है। जब आवाज आनी बंद हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है। और अगर इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, योर Wheatstone resistance will become balanced। समझ में आ गया? Once the cell constant and the resistance of the electrolyte is in the cell are known, the conductivity of the cell is given as, what is conductivity? Conductivity is given as क्या, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है तुम्हारा, आर मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। समझ में आ गया ये बात? इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की जगह तुम्हें कंडक्टेंस दे रखा हुआ है, सो इट बिकम्स मोर क्लियर। ठीक है, तो ये समझ में आ गई ये बात अच्छे से? ये क्लियर है ये 100%? सो ये जो है फॉर्मूला है तुम्हारा, इसको याद रख लेना, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। जी स्टार इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। हाँ, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। सो तुम्हारा कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अगला, the conductivity of a solution depends upon the charge of the ions, size of the ions in which they dissociate, concentration of the ions, and the ease with which ions move in the solution under a potential gradient. So potential gradient क्या होता है? What is a potential gradient? क्या? डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का ग्रेडियंट। हाँ हाँ, मगर वो तो समझ में आ गया, मगर तुम्हारे पोटेंशियल ग्रेडियंट दे कौन रहा है? Who is giving you this potential gradient का जो, हाँ, यस, एसी ऑसिलेटर तुम्हारा जो एसी सप्लाई है, दैट इज प्रोवाइडिंग यू द पोटेंशियल। ठीक है। नाउ इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रोलाइट विल शो डिफरेंट कंडक्टिविटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इन एंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, अलग अलग सॉल्वेंट को अलग अलग टेम्परेचर में रखो, तुम्हें अलग अलग कंडक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ये है तुम्हारा अगेन 3 मार्कर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अक्रॉस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोलर कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी तुम्हारा निकालना होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ही तुम्हारा क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। ठीक है। सो आज तुम्हारा पार्ट 2 भी खत्म हो जाएगा और कल मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा पार्ट 3। पार्ट 3 कितने पार्ट से देखो एक बार, 4 पार्ट्स है ना? आखिरी के 2 आई थिंक बहुत ज्यादा छोटे हैं, है ना? हाँ, ये जो आखिरी पार्ट है वो तो पूरा रटना होता है। यू हैव टू जस्ट हर, मैं यूजुअली यही बोलता हूँ कि जो तुम्हारे सेल्स है उन सबको अच्छे से डायग्राम बना बना के जो रिएक्शंस है उनको बार बार लिख लिख के जाओ। यूजुअली मर्क्यूरी सेल पूछा जाता है तुमसे कि जो मर्क्यूरी जो है बटन सेल जो है उसको डिजाइन करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एक सेकंड को। सो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हम लोग अब देखने वाले हैं वो है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, molar conductivity of a solution is the conduction of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between 2 electrodes having a unit length and a large cross sectional area so as to contain the electrolyte। ठीक है, जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन होता है, 1 मोलर सॉल्यूशन जब तुम्हारे पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। In other words, the molar conductivity is the conductance of an electrolytic solution kept between the electrodes of a conducting cell at a unit distance but having a cross-sectional area large enough to accommodate sufficient volume of the solution। एक मोलर सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए
उस 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए तुम्हें जितना भी वॉल्यूम चाहिए होगा उसका तुम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यूजुअली 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है, अगर 1 मोल ले रहे हो 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए होगा, है ना। 2 मोल्स ले रहे हो तो आधा लीटर सॉल्यूशन चाहिए होगा, 3 मोल्स ले रहे हो तो तुम्हें क्या बोलते हैं 1/3 लीटर सॉल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, यू नीड टू हैव 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एम, ठीक है, ठीक है। ए नहीं है एग्जैक्टली, इट्स नॉट एन ए, मगर समझ गए होगे। नाउ इट इज डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी। नाउ इफ K is expressed in ohm inverse meter inverse or Simon meter inverse, sorry, Siemens meter inverse, and the concentration C in moles per meter cube, then the unit of molar conductivity will be क्या, मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर, सॉरी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। नाउ यहाँ पे अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा इसे मोल्स पर लीटर के फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। Don't worry about that. Now, where M is the molarity of an electrolytic solution. 1 Simon meter square mole inverse becomes equal to क्या, 10 to the power 4 Simon centimeter square mole inverse. मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना जानते हो कैसे होता है, हाँ। 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा यहाँ पे सॉरी 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर is equal to 100 centimeter multiplied by 100 centimeter is equal to 10 to the power 4 centimeter square. 1 meter square is equal to 10 to the power 4 centimeter square होता है तुम्हारे पास। उसी तरह से 1 Simon square mole inverse, 1 Simon square mole inverse किसके बराबर हो जाएगा, 10 to the power 4 Simon centimeter square mole inverse, Simon meter square mole inverse Simon centimeter square mole inverse के बराबर, ठीक है। नाउ व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी, समझ में आ गया। 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर तुम्हें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुम लोग 12th क्लास में हो, ठीक है। अगला, the electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution, ठीक है। क्या दे रखा है तुम्हें यहाँ पे, the electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution of 1 diameter centimeter and a length of 50 centimeter। तो L दे रखा हुआ है तुम्हें और A दे रखा हुआ है तुम्हें, ठीक है। हाँ, डायमीटर दे रखा हुआ है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा तुम्हें, लेंथ भी दे रखा हुआ है, ठीक है। इस कितना रेजिस्टेंस भी दे रखा है तुम्हें, ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू ए अपॉन एल, सो रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एल हो जाएगा। यहाँ पे एल कितना है तुम्हारे पास, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पाई डी स्क्वायर्ड बाई 4, पाई डी बाई 2 द होल स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी पाई बाई 4, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.01 द होल स्क्वायर, 0.01, हाँ 0.1, 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच, 0.01 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 होल स्क्वायर, समझ में आ गया। नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी। सो सबसे पहले एरिया निकाल दिया, एरिया निकाल के हम लोगों ने रेजिस्टिविटी निकाल दिया, रेजिस्टिविटी निकालने के बाद कंडक्टिविटी निकालना बहुत आसान है,
ऑल यू हैव टू डू इज डिवाइडेड बाय 1, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी की वैल्यू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगी, ये भी निकाल दिया। फिर फाइनली क्या पूछा है उन्होंने, मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा पूछा है तुमसे। अगर मोलर कंडक्टिविटी, अगर ये सभी के सभी वैल्यूज तुम्हारे सेंटीमीटर्स में दे रखे हुए हैं, हम लोगों ने क्या किया था, मीटर्स में किया था, ये लोग क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स में ये रख रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू इट इन सेंटीमीटर्स इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर्स अलाउड है, तो सेंटीमीटर्स में ही रख लेते हैं इसको। सो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू 5.55 multiplied by 10 to the power 3 into pi 1 squared by 4 अपॉन 50, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटीमीटर्स में ही आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा मोल इनवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे सब नहीं, सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास, 87.135 ओम सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 87.135 ओम सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यही आ रहा है, ठीक है, यू डिड दिस कैलकुलेशन, तुम्हें रेजिस्टिविटी मिल चुका है। अब इसका उल्टा करेंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कितना मिला हमें, 1.148 into 10 to the power minus 2 is equal to 1.148 into 10 to the power minus 2 तुम्हारा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मिल गया। नाउ इसके बाद क्या करना है, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी दैट इज तुम्हारा, मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है तुम्हारा, K बाई सी, कंडक्टिविटी अपॉन तुम्हारा मोलारिटी, मोलारिटी कितना दे रखा हुआ है 0.05, तो यहाँ पे हमें 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ml में कन्वर्ट करना है इसे। सो ये हो जाएगा इनटू 1000, सो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। इसलिए हाँ, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है, हमारे पास सेंटीमीटर्स के अंदर डालना है। मोलारिटी में भी तो क्या होता है, मोलारिटी में तुम्हारे पास तीन देखो यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो, हाँ, सो यहाँ पे क्या था हमारे पास, अगर हम लोग k की वैल्यू को हम क्या करें, साइमन, देन द यूनिट a विल बिकम इक्वल टू ओम इनवर्स मोल स्क्वायर मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो तुम्हारा मोल ऑफ कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी होता है, ये वैल्यू समझ में आ रहा है क्यों, ऊपर फॉर्मूला देखो यहाँ पे, second. तो समझ में आ गया ये चीज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इंटू 1000 क्यों किया, समझ में आ गया ना ये। अगले क्वेश्चन में जाए, अगला क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ गया। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारा क्या होता है पहले वो समझना है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, द ईज विद व्हिच तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, वो तुम्हारे नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, the conductivity of a solution is the conductance of a unit volume of the solution kept between two platinum electrodes with a unit area of cross section and at a distance of 1 unit length, समझ में आ गया। so what is conductivity, the conductivity of a solution is the conductance K of a unit volume of solution तुम्हारा kept at between two electrodes with a uniform cross sectional area A, तो multiplied by at a distance of L। so
K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है G इज इक्वल टू के एल, के ए अपॉन एल होता है तुम्हारे पास, तो K क्या हो जाएगा, जी एल अपॉन ए, है ना। सो कंडक्टिविटी क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, सो ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम of solution kept between two electrodes of unit length distance and a cross sectional area A. It is expressed as G is equal to Ka upon L, where is equal to K, where A and L are unity and in their appropriate units in meters or centimeters. It always decreases with decrease in concentration. कंडक्टिविटी जो है तुम्हारा हमेशा कम होगा with the decrease in concentration. क्यों कंडक्टिविटी तुम्हारा डिक्रीज होगा with the decrease in concentration? क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री आयंस जो है तुम्हारे कम हो जाएंगे, जितना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, है ना। 1 molar of HCl solution will produce 1 mole of H plus ions and 1 mole of Cl minus ions. 2 molar of HCl will produce 2 moles of H plus ions and 2 molar Cl minus ions. तो तुम्हारे पास जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उतनी ज्यादा क्या हो रही है, तुम्हारी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इट ऑलवेज डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑलवेज डिक्रीजेस with the decrease in concentration, yeah, with dilution of both the strong and the weak electrolyte. This is due to the fact that the number of ions that carry current in a unit volume of a solution always decreases with a decrease in concentration. जितना कम concentration होगा तुम्हारे पास उतना ही कम तुम्हारा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि उतने ही कम कंडक्टिंग आयंस होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। अगला यहां पे, so the molar conductivity is the conductivity of a unit volume of a solution which contains 1 mole of electrolyte. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन मोलारिटी, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। सोच के देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हारे पास आ रहा है तो क्या होगा, एज द कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया। So the molar conductivity is the conductance of that volume of solution which contains 1 mole of the electrolyte. It is expressed as molar conductivity is equal to K multiplied by V, है ना, K multiplied by V. Now हमें पता है also molar conductivity is equal to Ka upon L. एक हाँ सही है ना। देखो हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, कंडक्टिविटी अपॉन मोलारिटी होता है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी अपॉन तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 1 रहेगा। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, K मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। सो मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, K मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1। सो मोलर कंडक्टिविटी हमें किसके बराबर मिल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इज कमिंग आउट टू बी K मल्टीप्लाइड बाय V वॉल्यूम। ये समझ में आया, कैसे आया तुम्हारे पास, ये पूरे के पूरे रास्ते के थ्रू जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को फिर से एक और बार देखना है, जब तुम नोट्स बनाने के लिए जाओगे यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन। समझ में आ गया, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, ये समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है।
अगला, नाउ मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन एज के ए अपॉन एल। ऑल्सो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्योंकि एल अगर हमारा 1 है, एरिया बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम, है ना। व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। अरे ए वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय सिलेंडर का एरिया। क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाइट तुम्हारा लेंथ हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा क्यूबॉइड? LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ तुम्हारा क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। H तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स हो गया। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ लिख सकता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? हाँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है। सो यहाँ पे वॉल्यूम मोलर कंडक्टिविटी एक सेकंड रुको। सो यहाँ पे जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर है? ये जो के ए अपॉन एल जो है इसका कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को अगली क्लास में फिर से एक और बार बता दूंगा। आई एम बेसिकली गेटिंग स्टक हियर फॉर अ मोमेंट। ठीक है, जितना मेरे को पता है कि क्या बोलते हैं, काल होना चाहिए था, नॉट के ए अपॉन एल। आई एक्सप्लेन दिस टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, the molar conductivity is the conduction of volume of a solution which contains 1 mole of the electrolyte। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर तुम्हारा कितना मोलारिटी रहेगा उसके ऊपर तुम्हारा 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर कितनी कंडक्टिविटी रहेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, नाउ अब सोच के देखो, तुम्हारे पास अगर तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी ए जो एम जो है तुम्हारे पास इज इक्वल टू व्हाट? कापा अपॉन मोलारिटी। तो अगर तुम्हारी मोलारिटी बढ़ती गई तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारा कम होने लग जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे सी, तुम्हारे पास ए एम का वैल्यू क्या होता है? कापा अपॉन मोलारिटी के बराबर होता है। तो अगर तुम्हारी मोलारिटी बढ़ते जा रही है तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए क्या? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तुम्हारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। हाँ हाँ हाँ, यही इसी की बात कर रहा हूँ मैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलारिटी। नाउ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे सी बेसिकली एज यहाँ पे इसलिए इन्होंने लिखा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे तुम्हारा एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तुम्हारा एक है कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो इसको तुम्हें याद रखना है तो क्या लिख सकते हो? कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, अंडरस्टूड। असर्शन रीजनिंग ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारा आता है। अगला,
So the total volume V of a solution should contain what? 1 mole of electrolyte. Okay, contains 1 mole of electrolyte increases. Next, when the concentration approaches zero, the molar conductivity reaches a limiting value known as the limiting molar conductivity. ठीक है, and it is denoted by a m naught. तो इसका मतलब क्या है? अगर मोलारिटी तुम्हारा इस तरह से, इसका मतलब क्या है पता है? लिमिट तुम्हारा मोलारिटी बिकमिंग जीरो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो चुका है कि क्या हो रहा है? हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है तुम्हारा? हमारा कंडक्टिविटी अपॉन मोलारिटी होता है। हाँ, अगर मोलारिटी तुम्हारा बहुत ज्यादा जीरो की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी तुम्हारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर एक पॉइंट पे जाके वो तुम्हारा रुक जाता है। ठीक है, देन द कंडक्टिविटी रीचेस अ लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी जो है अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग ए नॉट एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ए नॉट एम क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रोचिंग जीरो, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा जीरो अप्रोच कर रहा है। अब यहां पे देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, the practically strong electrolytes completely dissociate at all concentration. For strong electrolytes, the molar conductivity increases slowly with dilution. This is represented by the equation Debye-Hunsaker equation. ठीक है, इसको हम लोग डेबी हंसकल और ऑनसागर इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एम जो है तुम्हारा, एम इज द molar conductivity is equal to the limiting molar conductivity minus a root c, जहां पे a तुम्हारा जो होता है कांस्टेंट होता है। what is am? molar conductivity. what is am not? limiting molar conductivity. again, limiting molar conductivity कब देखने को मिलता है? जब तुम्हारा मोलारिटी जो है इट इज अप्रोचिंग जीरो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन में तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, खुद सोच के देखो ना, समथिंग दैट इज इन द डिनोमिनेटर, इफ इट बिकम्स जीरो, इफ इट बिकम्स क्लोज टू जीरो, देन द होल ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स वेरी 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 लार्ज, है ना? तो ये बहुत लार्ज वैल्यू जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है तुम्हारा क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वुड बी तुम्हारा am नॉट। ठीक है, सो A is equal to the constant that depends upon the viscosity and the dielectric constant of the solvent, and C is the concentration of the solution. समझ में आ गया? ये हो गया हमारा मोलारिटी, A हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड विस्कोसिटी कांस्टेंट, Am is the molar conductivity, Am naught is the limiting molar conductivity. If we plot Am against root C, am जो है तुम्हारा उसको रूट सी के अगेंस्ट अगर हम लोग मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करो। ठीक है, व्हाट आर द टू वेरिएबल्स दैट यू हैव? am इज योर वेरिएबल, am तुम्हारे y के बराबर हो गया, यहाँ पे जो रूट सी है वो तुम्हारा इसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, और रूट सी है तो तुम्हारा आई डोंट थिंक इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ही होगा ना? हाँ नहीं, अच्छा रूट सी के साथ ही उन्होंने बोला है, तो बेसिकली y इज इक्वल टू तुम्हारा am, एक सेकंड देखो, एक सेकंड, ठीक है, let's see. So am is equal to मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस तुम्हारा ए रूट सी। सो अगर तुम्हें एक प्लॉट है, इसको अगर तुम इसके साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, c तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? am नॉट के बराबर हो जाएगा, m तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? तुम्हारा माइनस a के बराबर हो जाएगा, और तुम्हारा x किसके बराबर हो जाएगा? रूट सी के बराबर हो जाएगा। सो m की वैल्यू क्या है? इट इज अ नेगेटिव स्लोप, m की वैल्यू एक नेगेटिव स्लोप है। तो ऐसे इक्वेशन का हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं 11th क्लास के मैथ्स में तुमने सीखा है।
स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारे पास ये जो y तुम्हारा इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा am नॉट, सो दिस इज am नॉट, ठीक है। यहां से तुम्हारा शुरू हो रहा है और स्लोप तुम्हारा नेगेटिव के डायरेक्शन में है। हाँ क्या क्या वाई ए एम है तुम्हारे पास, ए एम नॉट क्या है तुम्हारे पास, ए एम नॉट तो तुम्हारे सी की वैल्यू है ना, सी सी तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट होता है, सो ए एम नॉट हो गया तुम्हारे पास। अब क्या हो रहा है, और ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन का कर्व, दिस इज योर ए एम का कर्व, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, एम की वैल्यू तुम्हारी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। सो यू आर हैविंग वैल्यूज लाइक दिस, ठीक है। इट इज स्लोली डिक्रीजिंग एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो ये एक सिंगल लाइन से तुम्हें पता चल गया क्या मतलब है इसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा डेबी हंसकल ऑनसागर इक्वेशन। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डेबी हंसकल ऑनसागर इक्वेशन, डेबाई या फिर डेबी जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। सो okay, if we plot AM against root C, we get a straight line with a slope of minus A and an intercept as AM naught. The value of A depends upon the type of the electrolyte. That is, the charges on the cation and the anion produced on dissociation of the electrolyte in the solution. Thus, NaCl, CaCl2, and MgSO4 are known as 1,1, 2,1 and 2,2 electrolytes. क्यों? Why are they known like this? 1,1 क्यों? क्योंकि तुम्हारा जब NaCl टूटता है तुम्हारे पास +1 पॉजिटिव चार्ज और -1 नेगेटिव चार्ज आता है। तुम्हारा CaCl2 टूटता है तो क्या होता है, Ca2 प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl माइनस तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आता है। सो 2,1 दिख गया कैसे हो रहा है, 2,1 3,1 के अंदर क्या, यहाँ पे MgSO4 क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। सो इन तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम 1,1 2,1 and 2,2 electrolytes respectively. All electrolytes of a particular type have the same value of A, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप के सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल तुम्हारा NaCl KCl और तुम्हारा LiCl, ठीक है, हाँ इन सबका वैल्यू सेम होगा। CaCl2 MgCl2 और तुम्हारा BCl2 सॉरी BeCl2, इन सब का भी क्या हो जाएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ A। सो टाइप पे डिपेंड करता है कि हमारी A की वैल्यू क्या होगी। आई हैव नेवर सीन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, मगर तुम्हें ये जो डेबी हंसकल ऑनसागर इक्वेशन को एक्सप्लेन करके बताओ वो पूछा जाता है, ठीक है। दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ for weak electrolytes, the electrolytes which do not ionize completely in an aqueous solution well as in molten state are known as weak electrolytes, ठीक है। For example H2CO3, H2CO3 क्या है तुम्हारा, what is the name of the compound H2CO3, कार्बोनिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड। सो कार्बोनिक एसिड एसिटिक एसिड ये सभी के सभी क्या होते हैं तुम्हारे, दे आर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट does not dissociate completely at all concentrations. With dilution, the degree of dissociation increases, resulting in the increase in the number of ions. The AM naught value of weak electrolyte increases steeply with dilution, है ना। AM naught क्या होता है तुम्हारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ती कब है, जब तुम्हारा नीचे का जो वैल्यू है वो जीरो टच करता है। नीचे कौन था तुम्हारा, मोलारिटी, मोलारिटी की वैल्यू जब जीरो टच करेगी तो क्या होगा, तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रीच होगा। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होते जाएगी विथ डाइल्यूशन, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तुम्हारा क्या हो रहा है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, सॉरी द नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी कम होते जा रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों चीज एक साथ हो रही है। तो एक बार इस पैराग्राफ को फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाँ
कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। विथ डाइल्यूशन, जब हम लोग पानी ज्यादा डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट विल कीप हमारा जो लिमिट मोलर कंडक्टिविटी है बढ़ते जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की तरफ जाते जाएगा। ठीक है, विथ डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। द AM नॉट वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्टीपली विथ डाइल्यूशन। ये समझ में आ गया? AM नॉट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रहा है, तुम्हारा बढ़ते जा रहा है जब तुम डाइल्यूट करते जा रहे हो। AM की वैल्यू बढ़ती है, AM नॉट की वैल्यू भी तुम्हारी बढ़ती है जब तुम डाइल्यूट करते जा रहे हो, स्पेशली इन द लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। In this region, the graph of the weak electrolyte in a plot of AM against root C becomes parallel to the y-axis. क्योंकि तुम्हारा जो concentration है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे let's see, parallel to the y-axis हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो तुम्हारा concentration जितना ज्यादा कम होते जाएगा क्या हो रहा है, your AM value is becoming more and more small। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको मैं, दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते वक्त तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा वाई एक्सिस के साथ ये क्या बन जा रहा है, इट इज बिकमिंग पैरेलल। अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, in this region the graph of the weak electrolyte in a plot of AM against root C becomes पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो क्यों रहा है तुम्हारा, इट इज बिकमिंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस बिकॉज योर एएम वैल्यू इज इंक्रीजिंग, योर एएम वैल्यू इज इंक्रीजिंग विथ नो फर्दर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन घट चुका है तुम्हारा। ठीक है, नाउ बिकम्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सो यहाँ पे पैरेलल होने के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैनॉट बी डिटरमिन्ड बाय एक्सट्रापोलेटिंग ऑफ दिस प्लॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सी की वैल्यू 0, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। अल्फा, अल्फा क्या होता है, व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हारा 1 हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जितना ज्यादा डाइल्यूशन तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा क्या होगा, योर अल्फा the fraction, what is alpha, the fraction of molecules that are getting disassociated, right? एक fraction of molecule जो तुम्हारे disassociate हो रहे हैं into ions। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, but at such low concentrations the conductivity of the solution is so low that it cannot be measured accurately। कंडक्टिविटी तुम्हारी बिल्कुल बकवास हो जाती है, ना ही तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही कोई और apparatus का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज योर करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू। अगर करंट ही नहीं ट्रैवल कर पाएगा तो कहां का कंडक्टिविटी होगा तुम्हारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ इट इज रादर डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द कोलरॉश। ठीक है, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। Through Kohlrausch law, we can determine the limiting molar conductivity of weak electrolytes. Limiting molar conductivity of strong electrolytes निकालना तो आसान था, AM is equal to AM naught minus A root C, वो तुम्हारा एक फॉर्मूला निकलता था। मगर for weak electrolytes, क्योंकि तुम्हारा इतना ज्यादा डाइल्यूशन हो चुका है कि वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो कंडक्ट करना ही बंद कर चुका है। Because of your such high increased dilution, the electrolyte is no longer able to conduct electricity। तो हम लोग करते क्या है, what do we do? ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले we are going to understand what is हमारा degree of dissociation। The ratio of the molar conductivity at a specific concentration to the molar conductivity at infinite dilution, that is the limiting molar conductivity, is known as the degree of dissociation। So इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, alpha is equal to am upon am naught। ठीक है, so at any concentration upon infinite dilution at
any concentration C, if alpha is the degree of dissociation, then for weak electrolytes alpha की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारा am naught upon am naught, am naught at a certain concentration, amc sorry तुम्हारा alpha की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी amc upon am naught. What does the C represent? A particular concentration. What does this naught represent? naught क्या represent कर रहा है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग ही है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी बता रहा है। सिंस फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तो पता था ना तुम लोगों को, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक बार ये भी दिखा देता हूं तुम लोगों को कैसे आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये था A तुम्हारा डिसोसिएट कर रहा है, सॉरी ए बी तुम्हारा डिसोसिएट कर रहा है इनटू ए प्लस प्लस बी माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, ए इज योर कैटायन, बी इज योर एनायन, ए बी इज योर आयनिक कंपाउंड। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन था C 0 0। अब तुम्हारा एट टाइम टी, यहाँ पे देखो एट टाइम टी तुम्हारा बचा क्या है? C माइनस सी अल्फा। सी अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा? द फ्रैक्शन ऑफ द molecules that actually got disassociated. C minus C alpha is equal to C alpha मिल गया। अब हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? K is equal to C alpha multiplied by C alpha upon C 1 minus alpha के बराबर हो जाएगा, is equal to C squared alpha squared upon C 1 minus alpha के बराबर हो जाएगा। ऊपर और नीचे का एक एक C काट दो तो क्या मिल जाएगा? C alpha squared upon 1 minus alpha. So, what is the value of K? K is your disassociation constant, है ना? ये जो है तुम्हारा disassociation constant होता है तुम्हारा equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारे जैसा उसी तरह से आयनिक प्रोडक्ट्स के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है? डिसएसोसिएशन कांस्टेंट होता है। सो तुम्हारे पास डिसएसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगी तुम्हारी? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको क्या करो तुम इसके अंदर डाल दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? लेट्स डू इट। सो यहाँ पे मोलर का तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी? मोलर कंडक्टिविटी at a particular concentration upon limiting molar conductivity the whole squared upon 1 minus molar conductivity at a particular concentration upon molar conductivity at infinite dilution, है ना? C alpha square upon 1 minus alpha के बराबर हो गया तुम्हारा C alpha square upon 1 minus alpha। इसको रिजॉल्व करो, क्या मिलेगा तुम्हारे पास? C तुम्हारा यहाँ पे a m c the whole squared upon तुम्हारा a m naught the whole squared upon 1 minus, सॉरी 1 क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूँ, a m naught minus a m upon a m naught। तो यहाँ का एक m naught और यहाँ का स्क्वायर कट गया तुम्हारे पास। हाँ, तो क्या बचा तुम्हारे पास? तो C a m naught the whole squared, sorry AMC the whole squared upon a m naught minus AMC। यहाँ पे एक C होना चाहिए। समझ में आ गया? इस तरह से हमारी एक वैल्यू आ रही है। दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला। सो C am naught the whole squared upon am naught minus AMC। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया ये बात? ओके। सो तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी तुम्हें निकालना आ चुका है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। घर जाते ही इसका रिवीजन चालू कर दो। ठीक है, ये 9 नंबर का कोई चैप्टर आता है तुम्हारे पास। प्लीज 9 नंबर के चैप्टर में टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करो। ठीक है, देखो योर आइडियल प्लान शुड बी कि तुम्हारा जो फिजिकल है, फिजिकल को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। सॉल्यूशंस
केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर तीनों के तीनों तुम्हारे अच्छे से हो गए तो तुम्हारा एटलीस्ट 30 नंबर या फिर तुम्हारा 27 या 26 नंबर तो पक्का है। ठीक है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये तीनों के तीनों चैप्टर्स तुम्हारे, क्या यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस कैन बी कमिंग फ्रॉम दिस। तुमसे हमेशा जब भी ऑर्गेनिक पूछा जाता है तो क्या होता है, वो तुम्हें एक नया ऐसा एक तरीका का इस्तेमाल करके तुम्हें कंपाउंड बनाने के लिए बोलते हैं। उसके लिए तुम्हें पूरा का पूरा 100-200 तुम्हारा जितना भी रिएक्शंस है उन सबको याद करके रखना पड़ता है। आई नो करना तो पड़ेगा ही, मगर आई एम सेइंग कि अगर ये तुम्हारा आसान हो जाएगा अभी, अभी इसी वक्त अगर तुम्हारा आसान हो जाएगा, तुम्हारे पास एटलीस्ट 5 से 6 महीने रहेंगे टू बेसिकली मेमोराइज ईच एंड एवरी सिंगल रिएक्शन, ताकि उसमें तुम कॉन्सेंट्रेट कर सको। बच्चे लोग, तुम लोग क्या करने वाले हो ये भी मैं बता दूंगा। तुम लोग बेसिकली ये जो मैंने पढ़ाया है इसको विद इन 2 वीक्स भूल जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आखिरी के टाइम पे इस चैप्टर पे फोकस करोगे, जहां जबकि हर एक बच्चा जो टॉप करने वाला है वो ऑर्गेनिक पे फोकस कर रहा हो। ऑर्गेनिक इज वेरी इजी इफ यू नो द रिएक्शंस। मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना ज्यादा रिएक्शंस तुम्हें याद रहेगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक तुम्हारे लिए आसान रहेगा। अभी फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल करके रखो, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक पूरा का पूरा 3-4 महीने लगा के सारे के सारे रिएक्शंस याद करके रखो। इट्स नॉट हार्ड, हार्ड नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल करने के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल्स ही तो सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स ही पूछने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। समझ में आ गया। अगर बात मान रहे हो तो जिस तरह से मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ उस तरह से पढ़ो। 3 साल मैंने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, हर साल यही होता है। आखिरी मोमेंट पे पहले ऑर्गेनिक कर लेते हैं, आखिरी मोमेंट पे जब इसके ऊपर फोकस करते हैं, ऑर्गेनिक के रिएक्शन सारे के सारे दिमाग से निकलते चले जाते हैं। फिर उसके बाद अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा तुम्हारा केमिस्ट्री का जो ये है चौपट हो जाता है। जो बच्चे फॉलो करते हैं उन लोगों के आ जाते हैं। ठीक है, मैंने ये भी देखा है, people who follow my method usually end up getting 89, 91, 93 केमिस्ट्री में लेके आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तुम लोग भी यही चीज कर सकते हैं। और अगर फॉलो नहीं करोगे, डोंट एक्सपेक्ट अबाउट 80 और 70 मार्क्स। ठीक है, हाँ, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट। आई एम टॉकिंग विद एक्सपीरियंस। मैं क्या बोलते हैं, हवा में नहीं बात कर रहा ये चीज। Kohlrausch law. Okay, now Kohlrausch example examined the limiting molar conductivity value for a number of strong electrolytes and found that for a pair of electrolytes with the same negative ions but different only in the positive ions, the difference between the AM naught values is constant. फिर से बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के अंदर तुम्हारा जो नेगेटिव आयन है वो क्या है, क्लोराइड आयन है। दोनों के दोनों तुम्हारे जो पॉजिटिव वैल्यूज जो है, पॉजिटिव आयन्स जो है वो तुम्हारे अलग अलग, यहाँ पे देखो। ठीक है, हाँ, value for a number of strong electrolytes and found that for a pair of electrolytes with the same negative ions but different values of positive ions, the difference between the AM naught values is constant. तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास the limiting molar conductivity of KCl minus the limiting molar conductivity of NaCl is equal to the limiting molar conductivity of KBr minus the limiting molar conductivity of NaBr is equal to the limiting molar conductivity of Ki minus the limiting molar conductivity of NaI. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यू आर एबल टू सी दैट तुम्हारा यहाँ पे हर एक पैर के लिए CL BR आई है ना, CL BR और आई के लिए क्या हो रहा है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, तुम्हारा पॉजिटिव आयन जो है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम, इन सब का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, जो डिफरेंस तुम्हारा निकल के आ रहा है वो तुम्हारा कांस्टेंट हो रहा है। सिमिलरली विथ अ कॉमन कैटायन the difference between the AM naught values is found to be constant. अब यही चीज क्या करो, तुम सबसे पहले अपने कैटायन को फिक्स कर दो और एनायन को चेंज कर दो, दैट इज AM naught, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड माइनस, थोड़ा चेयर को आगे रख लो, ठीक है, the limiting molar conductivity of KBr minus limiting molar conductivity of KCl। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, पोटेशियम सेम है, यहाँ पे भी
तुम्हारे पास क्या है, सोडियम सेम है। यहाँ पे भी तुम्हारे पास जब ये दोनों के दोनों सोडियम और पोटेशियम सेम हो जा रहे हैं, अगर तुम्हारा कैटायन सेम है या फिर तुम्हारा एनायन सेम है, तो जब तुम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ तुम माइनस करने की कोशिश करते हो, तो क्या देखने को मिलता है, तुम्हें देखने को मिलता है कि इनके वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। देयर वैल्यूज आर कांस्टेंट। Cl Br I समझ में आ गया, they are equal to each other. Similarly, with the common cations, the difference between the AM naught values is found to be 1.8. ये चेंज ही नहीं हो रहा है तुम्हारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तुम्हारी चेंज नहीं हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। याद रखो, the above observation led to the formulation of the law of independent migration of ions. So Br और Cl का सेम होगा। हाँ, यहाँ पे देखो देखो, तुम्हारे पास KNA 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 है, मगर पेयर करते वक्त तुम्हारा जो एनायन होना चाहिए दैट शुड बी द सेम। ठीक है, एनायन शुड बी द सेम, दोनों के दोनों डिफरेंसेस के अंदर एनायन सेम होने चाहिए या फिर तुम्हारे कैटायन सेम होने चाहिए। ठीक है, सोडियम सोडियम तुम्हारा कैटायन सेम हो तो तुम जब माइनस करके देखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल सेम निकल के आएगा। वाले पेयर में Br और Cl अलग है। Br और Cl कहाँ पे अलग है, यहाँ पे ना। अरे तो फिर पोटेशियम सेम हो गया ना। नहीं, हाँ, कहाँ पे, मेरे को समझ में नहीं आया। हम्म वही वही वही, हाँ, मिक्स होना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे Cl था, सोडियम और पोटेशियम था, यहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पास पोटेशियम पोटेशियम सोडियम सोडियम चेंज कर रहे हो। तो ठीक है, कोई एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। दो सॉल्ट्स के बीच में जब तुम डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या तो उनका कैटायन सेम होना चाहिए या तो उनका एनायन सेम होना चाहिए इन अ ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर कैटायंस आर द सेम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है तुम्हारे पास, द कैटायंस आर द सेम, है ना, सोडियम सोडियम। मगर फॉर द पेयर ब्रोमीन क्लोरीन ये तो फिक्स्ड होगा तुम्हारे पास, वन पेयर विल बी फिक्स्ड, द अदर पेयर कैन चेंज। ठीक है, अब बोलो। A नॉट M CBr माइनस A नॉट M CCl। हाँ, A नॉट M K A नॉट M NF। नहीं 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 नहीं, ये तो सेम करना पड़ेगा ना, BrCl तो सेम होना चाहिए तुम्हारे पास। यहाँ पे देखो ना, पहले के केस में क्या हो रहा था, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम, एटलीस्ट एक वैल्यू को तो फिक्स रखना ही पड़ेगा तुम लोगों को। यू हैव टू कीप एटलीस्ट वन वैल्यू फिक्स्ड। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होता है पहले समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the individual contributions of the cations and the anions of the electrolyte. ठीक है, so the limiting molar conductivity of NaCl is what, the molar conductivity of Na plus ions plus the molar conductivity of Cl minus ions, where limiting molar conductivity of NaCl is the molar conductivity of NaCl, and lambda naught of Na plus and lambda naught of Cl minus are the limiting molar conductivity of the sodium and the chloride ions respectively. ठीक है, in general if an electrolyte produces V plus cation and V minus anions, then the above equation can be written as क्या, ये V क्या हो गया, व्हाट इज V, V सडनली कहां से आ गया। अच्छा, नंबर कर रहा है, नंबर ऑफ कैटायंस। देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास
क्या बोलते हैं, लेट्स सी, CaCl2 है, ठीक है। हाँ, CaCl2 है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, एक कैल्शियम और दो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, एक कैल्शियम और दो क्लोराइड आयंस, तो V तुम्हारा नंबर है। इफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस V plus cations and V minus anions, then the above equations become equal to क्या, तुम्हारा नंबर ऑफ cations प्लस नंबर ऑफ anions का लिमिटिंग ये। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा सा और। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सम ऑफ द आयंस इन वाटर एट 25 डिग्रीज आर S plus Na plus, ये तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है। नाउ सो हमारा कोलरॉच लॉ का काम क्या होता है, जैसे ही हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे तुम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक हमारे पास ये एप्लीकेशन खत्म करने का टाइम है, फिर उसके बाद बाकी मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। सो application of Kohlrausch law. Some important application of Kohlrausch law are as follows. The molar conductivity of weak electrolytes with infinite dilution can be calculated using the Kohlrausch law. Degree of dissociation of weak electrolytes at a given concentration can be calculated. Molar conductivity of weak electrolytes also depend on the degree of dissociation. Molar conductivity किस पे depend करता है, तुम्हारा degree of dissociation पे depend करता है. Higher the value of degree of dissociation, higher will be the molar conductivity. Knowing the degree of dissociation alpha, the dissociation constant K of the weak electrolyte at a given concentration of a solution can be calculated. अगर alpha की value पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, and the dissociation constant, ये दोनों के दोनों चीजें अगर हमें पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, the dissociation constant of a weak electrolyte at a given concentration of a solution can be determined. इस वाले फॉर्मूला से, ये क्या यार, ये पता नहीं, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, अगर ये दे रखा हुआ है, तुम्हारे को K की वैल्यू पता चल सकती है, अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें पता है तो, DOD अगर तुम्हें पता है तो, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं DOD बोलूंगा। तो अगर तुम्हें DOD पता है और कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है, तो कैन यू फिगर आउट द डी कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। सो यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है देखो, solubility of a sparingly soluble salt like AgCl, magnesium hydroxide, barium sulfate etc can be calculated as, solubility की वैल्यू क्या हो जाएगी, solubility will be equal to K into 1000 upon limiting molar conductivity, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। solubility is equal to, ये वैल्यू तुम्हारा निकल के आता है। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करने में मदद करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बिकॉज कंडक्ट ही नहीं करेगा, वो सेल तुम्हारा कंडक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उतने आयंस तुम्हारे पास है ही नहीं। अगर इतने आयंस तुम्हारे पास नहीं है तो कंडक्शन कैसे होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज गोज आउट ऑफ द विंडो। अगला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट एनी गिवन कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड। कोई भी कंसंट्रेशन दिया हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट ए गिवन कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड। अल्फा की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, am अपॉन am नॉट, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन DOD, हायर द वैल्यू ऑफ DOD हायर विल बी द मोलर कंडक्टिविटी। जितना ज्यादा तुम्हारा DOD का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी तुम्हारी ज्यादा होगी। नोइंग द DOD, knowing the DOD, the dissociation constant K of a weak electrolyte at a given concentration of the solution can be calculated. इन पॉइंट्स पे कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ, इन पॉइंट्स के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट लग रहा है कि तुम्हें, अच्छा मेरे को सर से एक और बार फिर से समझना है, मेरे को ये कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, घर भागने की देरी मत रखो, समझ में आ गया, हाँ प्लीज पूछ लो, कोई भी पॉइंट है पूछ लो। सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी का तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, K into 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे देखो ये आया कैसे, ये भी बता देता हूँ। हाँ, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तुम्हारे पास क्या था, यू हैड AM इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास, K into 1000
अपॉन मोलारिटी होता है। अब मोलारिटी इज द सॉल्युबिलिटी, राइट, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। तो इन्होंने क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसको उल्टा करके रखा है बस, नथिंग एल्स। स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसोल्यूशन चाहिए होता है तुम्हें, है ना, am नॉट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग हमारा क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो अगली क्लास में। कल की क्लास में हमारा ये जो थर्ड है, ठीक है, हाँ ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई एम गोना गिव यू दिस एज योर होमवर्क फॉर लेट्स से सैटरडे को। सैटरडे को मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, सैटरडे तक तुम ये करके लेके आ जाओ। फ्राइडे को तुम्हें तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट हाफ दिखाना है, सैटरडे को ये वाला दिखाना है। डाल दूंगा, आज डाल दूंगा मैं, कल डेडलाइन है ना, आज डाल दूंगा मैं। तो पहले वाला आज डाल देना, और कल का जो है क्या क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा सैटरडे को होमवर्क कर करके दिखा देना। कल हम लोग ये खत्म करके वी विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब हमारा अभी तक जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट तुम्हारा क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बिल्डअप के लिए हम लोगों ने कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा हम लोगों ने सीखा, ठीक है। हाँ, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल, समझ में आ गया? इसके बाद और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है इस चैप्टर में। और तुम अगर सोच के देखो तो बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स है भी नहीं इस चैप्टर। इफ यू नो द थियरी रियली वेल तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। क्लियर? सो बच्चों, आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नॉट अ वेरी हार्ड चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा 12th क्लास का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, ठीक है। सो प्लीज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं आप यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।